हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एमआई फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 4 और सारे यूनिट वाइज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसमें बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगेगा ये तो आप देखने के बाद ही बताएंगे, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और आपको कैसा लग रहा है इसको जरूर बताने की कोशिश करिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो जनजातीय समाज के बारे में बात की गई है। तो जनजातीय समाज की बात करें तो समाज क्या होता है, ये बहुत ही निरक्षर होता है क्योंकि इसमें साधारणतः लेखन या लिपि का अभाव होता है। जनजातीय समाज का एक सरल समाज होता है और विभिन्न जनजातियों का निर्माण अनेक सामाजिक समूहों जैसे परिवार, गोत्र तथा अर्धहास्य के आधार पर होता है। इसके सरल स्वरूप सदस्यों के बीच बहुत घनिष्ठ एवं अनौपचारिक संबंध होते हैं। तो आगे बात करते हैं तो इनके परिवारों का समूह कैसा होता है। निश्चित भूभाग होता है, विशिष्ट नाम होते हैं, विशेष धार्मिक व्यवस्था होती है और अर्थव्यवस्था इनकी अलग होती है, राजनीतिक व्यवस्था अलग होती है, सामान्य संस्कृति होती है, क्या होता है, इनकी भाषा होती है। तो इनकी भाषा सब कुछ अलग होता है, इनमें अलग ही कल्चर, अपने कल्चर को बहुत सेफ रखते हैं और वनों में रहते हैं और काफी नेचुरल होते हैं, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो आगे जानते हैं जनजातियाँ क्या है। तो हमारे देश में कई जनजाति हैं, धर्मों के लोग निवास करते हैं। पता है, बहुत सारे जनजाति के लोग और कई जातियों के धर्म के लोग निवास करते हैं। इनमें से कुछ तो वनों में चले जाते हैं और कुछ लोग अपनी जीवन शैली, भाषा, संस्कृति तथा परंपराएं होती है। तो कुछ लोग वनों में रहते हैं और कुछ लोग की अलग ही संस्कृति होती है। नगरीय समाज से इनका कोई संपर्क ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। सुंदर जंगलों में इनका निवास होता है तथा यह विशिष्ट जीवन शैली के कारण तो इनको वनवासी या आदिवासी कहते हैं। गिरिजन तथा अन्य जातियों के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी शब्द से आज से संबंधित है स्थान के मूल निवासी से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इनकी बात करें तो जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो जनजाति जो होती है एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। इनका प्राय भाषा मतलब इनका परिभाषा की बात की जाए तो एक निश्चित निवास स्थान होता है और एक अन्य मतलब इनकी प्राय अलग ही भाषाएं होती हैं। एक जनजाति के सदस्यों की अपनी संस्कृति, रहन सहन, जीवन शैली होती है। एक जनजाति के सदस्य अपनी संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको काफी राइट्स दे रखे हैं और उनके मतलब जनजाति उनके समूहों को उनके सारी चीजों की बहुत ही रक्षा करने के लिए हमारे राष्ट्रपति जी भी तत्पर रहते हैं क्योंकि उन्हीं के अंडर में रहता है। तो आगे बात करते हैं जनजाति समाज में संगठन क्या है। तो समाज चाहे आदमपुर हो या आधुनिक प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है। समाज का अपना संगठन होता है जिसके कारण समाज सदस्य एकजुट रहते हैं। यह समाज का जनजाति समाज में संगठन कहलाता है। सामाजिक संगठन का तात्पर्य सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखना और उन्हें व्यवस्थित रूप से बनाए रखना यह सामाजिक संगठन का मूल अर्थ होता है। तो जनजाति समाज भी यही करती है। तो जनजाति समाज में संगठन के अंतर्गत नातेदारी, विवाह, परिवार, वंश, समूह, गोत्र आदि विशेष महत्व होता है। जनजातियों में उनके निवास की प्रकृति के स्थानीय आधार पर खान व दोषी समूह, जनजाति आदि भागों में बांटा जा सकता है। जनजातियों के कुछ सामाजिक संगठन भी होते हैं। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये देखिए जनजाति भारत में जनजाति क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में अगर बात करें तो पहला पार्ट है होगा इसका भूमि पर अधिकारों में आती कमी। तो ठीक है, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भूमि पर उनका पूर्ण अधिकार था, परंतु उनके आगमन व स्वतंत्रता के पश्चात तथा वन कानूनों से भूमि पर उनका अधिकार छीनता चला गया, जिनसे इनकी संस्कृति प्रभावित हुई। ठीक है, बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए जिससे इनके वनों को छीना गया। ये तो पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी हिस्ट्री। आगे बात करते हैं। हाँ, विस्थापन की समस्या के बारे में। तो विभिन्न विकास और योजनाओं, उद्योग धंधों के निर्माण के कारण से जनजातियों पर विपरीत असर पड़ा है तथा वे बड़ी संख्या में विस्थापित हुए हैं। तो पहला उनका भूमि पर अधिकारों में आती कमी था और दूसरा था विस्थापन की समस्या। और तीसरी बात करें तो गैर आदिवासी जनसंख्या का प्रभाव। तो आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती गैर आदिवासी जनसंख्या उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है तथा उनमें जनांकीय परिवर्तन हुए हैं। महाजनी शोषण बढ़ने से कर्ज के जाल में फंस गए हैं, उनकी काफी तीखी प्रतिक्रिया भी हुई है तथा इस क्षेत्र में अशांति का वातावरण बन गया। आदिवासी क्षेत्रों में उनका जनांकीय संतुलन भी बिगड़ रहा है। 1961 में झारखंड में कुल आदिवासी जनसंख्या 50% थी और जो 1991 में 29% तक पहुंच गई। वहीं बात करें तो लिंग आधारित समस्या के बारे में। तो गैर आदिवासी द्वारा सामाजिक आर्थिक शोषण के कारण आदिवासी महिलाओं के शोषण की समस्याएं भी काफी उमड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा उभर रही है। तो आगे बात करते हैं और समस्या क्या है, सांस्कृतिक बिलगाव। तो सांस्कृतिक बिलगाव में विस्थापन, जनांकीय परिवर्तन आदि के कारण सांस्कृतिक रूप से जनांकी उनकी
प्राकृतिक जीवन शैली पर असर पड़ा है, जिससे वह जनजाति प्रभावित हुई है। तो ज़ाहिर-सी बात है सांस्कृतिक बिगाव होगा तो भी जनजाति समस्याएँ उत्पन्न होंगी। शिक्षा संबंधी समस्या तो बहुत ही पुरानी है इनकी, तो विभिन्न जनजातियों में निरक्षरता अभी भी बहुत है, आप भी जानते होंगे कितना ही जनजाति पढ़ते हैं, जिससे उनमें रूढ़िवादिता है, साक्षरता व शिक्षा के अभाव के कारण उनकी श्रम उत्पादकता का मूल्य कम है तथा वे महाजनी शोषण का भी शिकार हो जाते हैं। तो अगर जिसके पास शिक्षा नहीं रहेगी उसका शोषण तो आराम से किया जा सकता है, ये तो सभी जानते हैं। तो समाधान की बात करें, समाधान कैसे किया जा सकता है, तो स्वतंत्रता के पश्चात से ही आदिवासियों के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं बनाई जाती रही हैं, परंतु पांचवी योजना में जनजातियों के उप योजना के आने के पश्चात इस प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके तहत समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 193 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें 50% जनजातीय जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। यह जिला और विकास प्रखंडों में चल रहे संशोधित क्षेत्र विकास अभिकरण के अंतर्गत 249 योजनाएं ऐसे केंद्रों में चलाई जा रही हैं जहां की अधिकतम जनसंख्या 10,000 हो तथा 50% से अधिक जनसंख्या जनजाति हो। आदिम जनजाति समूह के विकास के लिए 74 जनजातियों की पहचाना गया है और इसके लिए 14 राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। आगे बात करते हैं जनजातियों के बारे में। ट्राइफेड वगैरह बहुत काम करते हैं, उनमें शिक्षा के विकास के लिए भी काफी काम हो रहा है। प्रस्तावित नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय जनजातीय नीति नेहरूवियन अप्रोच के पर आधारित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पुनर्वास, भूमि जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है। जनजातीय भाषा का संरक्षण व लेखांकन प्राथमिक स्तर पर उनको मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन, संयुक्त वन प्रबंधन में जनजातीय भागीदारी को प्रोत्साहन देना शामिल है। तो सारे काम किए जा रहे हैं और करना भी चाहिए। जनजातियों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है ताकि वे क्या करें, ग्रामीण स्तर पर भूमि दस्तावेज संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सके। तो आगे बात करते हैं। जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों को बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय खोला गया है जो जनजातियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों पर केंद्रित होगा। इससे उनकी विशेषताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ेगी तथा संवेदनशील प्रयासों के द्वारा उन्हें मुख्य धारा में लाना संभव हो पाएगा। तो आगे ये एक क्या है, एक मैप है जिसमें बताया गया है कहाँ पर जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए तो खासी जनजाति देखिए यहाँ पर पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में। और ये भील जनजाति यहाँ पर पाई जा रही है और उसके बाद गद्दी जनजाति पाई जा रही है, उसके बाद धोड़िया, उसके बाद अंगामी, उसके बाद चकमास, उसके बाद ओरान, उसके बाद चंचू, उसके बाद संथाल और जवरा जरावा। तो ये जरावा यहाँ पर पाई जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट फर्स्ट में आपने जो भी पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, काफी पढ़ा है अपने। जनजाति क्या है, जनजाति की समस्याएं क्या है, जनजाति के सोल्यूशन क्या है, ये यूनिट फर्स्ट में था। अब हम यूनिट सेकेंड पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ यूनिट सेकेंड पढ़ें। यूनिट सेकेंड में दिया गया है डेमोग्राफिकल scenario of women in India, gender inequality, protection of women from domestic violence act 2005। तो इसमें क्या है, भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो कार्य का रूप एवं सीमा, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, निर्णयकारी निकायों में प्रतिनिधित्व, संपत्ति तक पहुंच आदि कुछ प्रासंगिक संकेतक हैं जो समाज में व्यक्तिगत सदस्यों की स्थिति को प्रकट करते हैं। हालांकि समाज के सभी सदस्यों की, विशेष रूप से महिलाओं की, उन कारकों तथा एक समान पहुंच नहीं रही है जो स्थिति के इन संकेतकों का गठन करते हैं। तो पितृसत्तात्मक मानदंड भारतीय महिलाओं के शिक्षा व रोजगार विकल्पों को जिनमें शिक्षा प्राप्त करने के विकल्प से लेकर कार्यबल में प्रवेश और कार्य की प्रकृति तक सब शामिल है को सीमित कर प्रतिबंधित करते हैं। इस परिदृश्य में देश की लगभग आधी आबादी और नागरिकता की हिस्सेदारी महिलाओं की स्थिति पर विचार करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान में स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और प्रतिनिधित्व के संघर्ष में वे खड़ी हैं। तो महिलाओं की स्थिति की बात करें तो बहुत बुरी स्थिति होती है हर जगह। तो आप देखेंगे हिस्ट्री से लेके आज तक की बात करें तो अभी भी इतनी सुधार नहीं हो पाई है। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में संविधान में क्या कहा गया है तो देखते हैं। तो लैंगिक जेंडर इक्वालिटी की बात तो संविधान में की गई है, लेकिन संविधान न केवल महिलाओं की समानता की गारंटी देता है बल्कि राज्य को महिला के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है ताकि उनके संचयी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अलाभ की स्थिति को कम किया जा सके। महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए, वे आर्टिकल 15 में, और विधि के समस्त समानता का अधिकार आर्टिकल 14 का मूल अधिकार प्राप्त है।
संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए यह मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि महिला की गरिमा में विरुद्ध प्रचलित अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें। तो वहीं पर भारत में महिलाओं के से संबंधित चिंता की वर्तमान में बात करें तो क्या है, पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर बहुत ज़्यादा है, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा है, बाल विवाह बहुत है, महिलाओं में मृदुभाषी, शांत और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अभी भी समाजीकरण के मापदंड अलग-अलग हैं और लैंगिक भूमिका के संबंध में बहुत बड़ी मतलब कमी है अभी भी। और ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं आप, मतलब पैतृक प्रॉपर्टी, सुरक्षा संबंधी चिंता, पूरे भारत में विभिन्न विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। बाकी ये सारे पैट्रियार्की समाज, ये सारी चीज़ें ही महिलाओं से संबंधित वर्तमान की चिंताएँ हैं। आगे बात करें वहीं पर, तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं क्या हैं? तो आधार गृह है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वन स्टॉप सेंटर है और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, उज्ज्वला योजना, ये सारी चीजें महिलाओं से रिलेटेड सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा है। अभी तो ये डेटा चेंज हो चुका है। तो जब हम महिलाओं और बालिकाओं के निवेश करते हैं तो वास्तविकता में हम उन लोगों के निवेश कर रहे होते हैं जो बाकी सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं। तो मेलिंडा गेट्स का यह कथन है कि प्रत्येक क्षेत्र में न केवल महिलाओं के महत्व को रेखांकित करता है बल्कि उनकी प्रासंगिकता को भी भी निर्धारित करता है। क्या आपने कभी अपने आसपास या पड़ोस में बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़े या शहनाइयां बजते देखा है? शायद ही नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो कहीं तुक्का तुक्का देखा होगा। बस तो हम क्या करते हैं, भारत के लोग 21वीं सदी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं, अगर बेटी को जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद महिलाओं में की स्थिति में काफी गिरावट आई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसीलिए इस समस्या में निपटने में असाधारण सुधारात्मक नीतियों के तत्कालीन मतलब हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल की बात करें तो 2020 के आंकड़े हैं जिसमें 91 है पे है, 100वें नंबर, 100 में से 91 पे लिंगानुपात के मतलब लिंगानुपात है और साथ में 112वें स्थान पर भारत का है क्या इंडेक्स में स्थान की वार्षिक रूप से जारी किया जाता है और अभी 108वें स्थान पे 2 साल वर्षों में 108वें स्थान पर बना हुआ था। तो अभी चेंज हो चुका है, अभी डाटा मैं बता दूंगी आपको बाद में। लैंगिक असमानता के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के साथ वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, खेल क्षेत्र में भी प्रमुख लैंगिक असमानता की खाई भी बहुत ज्यादा मीलों दूर तक चलना है भाई। इसको दूर करना इतना आसान नहीं है, दूर करना धीरे धीरे होगा, लेकिन विदाउट एजुकेशन इन ऑल ह्यूमन इट इज नॉट पॉसिबल। आगे देखते हैं, चिंताजनक है आंकड़े, तो आंकड़ों को तो आपने देख लिया, वैसे लैंगिक अनुपात भी देख लिया और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के क्षेत्र में 150 स्थान पर बहुत खराब प्रदर्शन है, जबकि भारत के मुकाबले हमारे पड़ोसी देश ही ठीक ठाक हैं। तो आप देख सकते हैं, बाकी सबका डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। राजनीतिक सशक्तिकरण भागीदारी में भी महिला का बहुत कम स्थान है, 18वां स्थान बेहतर रहा है, तो बहुत बेकार है। लेकिन भारतीय राजनीति में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत ही कम है। आंकड़ों के अनुसार केवल 14% महिलाएं संसद तक पहुंच पाती है, जबकि 33% की बात की जा रही है और सुनिश्चित भी करना चाहिए कि 33% महिलाओं को वहां तक स्थान मिल पाए। तो आगे देखते हैं, महिला के लिए शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान विश्व में 112 है, जबकि इस मानक पर वर्ष 2018 में भारत का स्थान 114 और 2017 में इतना था। तो सारे आंकड़ों को देखेंगे तो काफी पीछे है महिलाएं भी। लैंगिक असमानता के कारण क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में लैंगिक असमानता बहुत ज्यादा है, पितृसत्तात्मक मानसिक जटिल रूप से व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। सबरीमाला और 3 तलाक जैसे मुद्दे सामाजिक मतभेद, पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रतिबंधित करते हैं। भारत में आज भी व्यवहारिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महिला संपत्ति पर समान अधिकार नहीं है और बहुत ही कम अधिकार है, देने की बात की जाए तो भी नहीं मिल पाता है। तो जेंडर इक्वालिटी भाई जरूरी है, और कब होगा भगवान जाने कब होगा। असमानता को समाप्त करने के प्रयास
समाज की मानसिकता में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को सामाजिक मुद्दों में गंभीरता विचार-विमर्श, 3 तलाक और इस सब मामले से ये पता चलता है कि अब कुछ लोग जागरूक हो गए हैं, जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। राजनीतिक प्रतिभा के क्षेत्र में भी भारत अब लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बेटी बचाओ और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, और भारत में मेक्सिको कार्यालय जो है ना, नैरोबी अग्रदर्शी रणनीतियों और लैंगिक असमानता, विकास एवं शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सूत्र 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत बीजिंग डिक्लेरेशन एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन और कार्यान्वित करने के लिए बेहतर कार्रवाई जैसी पहल भारत कर रहा है। बहुत ज़्यादा स्कीम्स निकाल रहा है, जिससे महिलाओं को पूरा इक्वालिटी मिल पाए। तो देखें क्या क्या होता है आगे। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुई थी। और घरेलू हिंसा की बात करें तो शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि और जीवन तथा अंग अंग या स्वास्थ्य को खतरा है। लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना, अतिक्रमण करना और मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना और आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिसकी वह हकदार है से वंचित करना, मानसिक रूप से परेशान करना, ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को क्षति पहुंचती है, मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसके लिए बना है। तो ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो बात करें तो किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, किस तरह डोमेस्टिक वायलेंस, ऑल वायलेंस, हरासमेंट इन ऑल केसेस होते रहते हैं, आप देख ही सकते हैं, सुनने में तो बहुत सारे आते हैं। तो इसके अलावा घरेलू संबंधों या नातेदारी में किसी भी प्रकार का जो भी होता है शारीरिक दुरुपयोग, जैसे मारपीट करना, थप्पड़ मारना, दांत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि भी शामिल है। लैंगिक शोषण जैसे बलात्कार और बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक संबंध, अश्लील साहित्य और सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के लिए दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक दुर्व्यवहार और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक भावनात्मक हिंसा जैसे अपमानित करना, गालियां देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी न करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना, किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना और आत्महत्या की धमकी देना, आर्थिक हिंसा और जैसे आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, आपको अपना रोजगार न देना करने देना, रुकावट डालना, आपकी आय, वेतन इत्यादि आपसे ले लेना, घर से बाहर निकालना इत्यादि भी घरेलू हिंसा के क्षेत्र में आते हैं। तो जितने लोग भी इस चीज से भाई प्रताड़ित होते हैं, तो देख लो सारा डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ, इसके अनुसार आप एक्ट कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो या भाई बता सकते हो। व्यथित व्यक्ति के अधिकार। तो इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनके कानून के तहत कुछ कर्तव्य हैं। जैसे जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है, तो उन्हें पीड़ित को निम्न अधिकारों के बारे में सूचित करना है। पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश कर सकती है। पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है। पीड़ित संरक्षण अधिकारी संपर्क कर सकती है। पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। पीड़ित भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत क्रिमिनल याचिका भी दायर कर सकती है। इसके तहत प्रतिवादी को 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके तहत पीड़ित को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता होती है कि वो अपना शोषण सिद्ध करे। घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो सुरक्षा अधिकारी के अलावा पीड़ित सेवा प्रदाता से भी संपर्क कर सकती है। सेवा प्रदाता पीड़ित खुद शिकायत कर सकती है। अगर आप पीड़ित नहीं हैं तो आप भी संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कारण से लगता है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना घटती है, तो वह तो ऐसे में वो उसकी शिकायत कर सकता है। वह संरक्षण अधिकारी को सचित कर सकता है। यदि आपने सद्भावना में यह काम किया है, तो जानकारी की पुष्टि न होने पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिकायत दर्ज कर घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को सूचित करता है। तो ठीक है, ये 2 यूनिट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अगला 3rd यूनिट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगी। तब तक आप इसको एन्जॉय करिए और आपको कैसा लगा ये पूरा 2 यूनिट, तो आप एक बार देख लीजिए। आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो मैं पीछे करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो ठीक है, अपना फीडबैक दीजिएगा। आप दोनों यूनिट आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।